नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज हम बात करेंगे इस देश के पॉलिटिकल सिस्टम की, नेताओं की, और जो नेताओं के समर्थक होते हैं, जो पार्टी कार्यकर्ता होते हैं, और उससे भी ज़्यादा जो समर्थक होते हैं, उनके रवैये की। नफ़रतें किस हद तक जाती हैं और किस हद तक हम खुद को बेवकूफ़ बनाते हैं, किस तरह हमें ठगा जाता है और किस तरह हमारा अपना ही तेल निकाल लिया जाता है। ठीक वैसे है जैसे कि आपको उल्लू बनाकर कोई ठगता है। वो आपको ट्रेन में खाने को एक स्वादिष्ट मिठाई देगा या बिस्किट देगा, और आपको ये नहीं पता कि ये मुझे इससे बेहोश करके लूटने वाला है। ठीक यही इस देश में राजनीति के साथ हो रहा है। आज इसी पे बात करेंगे, कुछ ताज़ा उदाहरण देंगे, ताज़ा मामले लेंगे, ज़्यादा बैकग्राउंडर पे नहीं जाएंगे और ज़्यादा दूसरी चीज़ों पे नहीं जाएंगे, हिस्ट्री पे भी नहीं जाएंगे। कहीं बजाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूँ। पहले ये नोट देख लीजिए। नोट दिखा रहा हूँ आपको, जी भर के देख लीजिए। ये नोट का जो ढेर है, ये इस देश में एक सामान्य तरीके से जमा रहने वाली धनराशि है, जो हिंदुस्तान में एक क्लास जो है उसके पास हमेशा रहती है। एक वर्ग है, एक हैसियत के लोग हैं जिनके पास ऐसा पैसा हमेशा कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने में पड़ा रहता है। कोने में जिस अर्पिता मुखर्जी के पास से ये कैश जब्त हुआ था, उसके ऊपर हाउसिंग सोसाइटी के कुल कोई 12,000 रुपये बकाया होंगे। वो भी नहीं चुका पा रही थी। उसके हाउसिंग सोसाइटी का नोटिस लगा हुआ था कि पैसे बकाया चुकाओ। उसी फ्लैट में इस तरह के नोटों के चट्टे लगे हुए थे, और ये तस्वीरें भी उसी नोटों की, उसी ढेर की हैं। लेकिन ये तस्वीरें आप किसी भी ढेर से जोड़ सकते हैं, किसी भी राजनीति से जोड़ सकते हैं। बातचीत शुरू करते हैं झारखंड से। झारखंड के 3 विधायकों को, उनकी गाड़ियों को हावड़ा में पुलिस ने शक के आधार पर रोका और पकड़ लिया। झारखंड से जा रहे थे, अपना राज्य, अपने राज्य के विधायक, किसी की मजाल जो तलाशी ले ले। हावड़ा में तलाशी ले ली गई तो नोट भरे हुए थे गाड़ियों के अंदर, नोट करोड़ों रुपए। और इतना रुपया बरामद हुआ है 3 विधायकों के पास से कि नोट गिनने की मशीनें कई मंगानी पड़ी, तब जाके ये गिनने का काम हो सका। अब ये विधायक जो है वो कहा जा रहा है कि असम जा रहे थे, और जो असम के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने उनको निमंत्रण दिया हुआ था और एक अभियान के तहत वहाँ जा रहे थे, ताकि झारखंड में, ये आरोप लगाया कांग्रेस पार्टी ने, इनको निलंबित भी कर दिया 2 उसके कांग्रेस पार्टी के जो मेंबर थे, और ये आरोप लगाया कि इनको खरीदने की कोशिश कर रही थी बीजेपी, वहीं से ये पैसे मिले थे, और झारखंड की जो सरकार है उसको गिराने का ये खेल था, जिसका हिस्सा ये नोट हैं। एक हकीकत आपको ये पता चलती है कि नेता लोग जो है गाड़ियों में इतने मोटे नोट लेके घूम रहे हैं। ये इस देश की एक हकीकत है जिससे आप इनकार नहीं कर सकते। दूसरी हकीकत ये है कि एक कोई नेता खड़ा होकर नेताओं का होलसेलर बना हुआ है। वो असम में कभी महाराष्ट्र के विधायकों को बुलाता है। शरद पवार ने आरोप लगाया था 50 करोड़ दिए गए हैं। अब अगर आप शरद पवार के आरोप को ऐसे ही झूठा आरोप साबित करना चाहें या सोचना चाहें, वो आप स्वतंत्र हैं, लेकिन ये बात मान के चलिए कि ये नेता एक दूसरे के बारे में जो कहते हैं उसमें से ज़्यादातर सच होता है। 50 करोड़ रुपए लेकर जो है वो वोट बदला था शिवसेना के विधायकों ने, महाराष्ट्र के। और आप इस उदाहरण को देखिए कि ये विधायक भी वहीं आसाम जा रहे थे, बरास्ता बंगाल जा रहे थे, इसलिए पकड़ में आ गए। अब इसकी कई चीज़ें हो सकती हैं। ये भी हो सकता है कि ये एक राजनीतिक दांवपेच हो, झारखंड के मुख्यमंत्री को भनक लग गई हो और उन्होंने रास्ते में ही तलाशी करवा के गिरफ्तार करवा लिया हो, मुमकिन है।
लेकिन इस तस्वीर में एक चीज़ सच है, और वो ये कि नेताओं के पास मोटा मोटा पैसा आता है और उस पैसे का इस्तेमाल लोकतंत्र को कब्जा करने में किया जाता है। यानी मैं, आप, हम सब लोग किसी को भी वोट दे लें, जीतेगा पैसे वाला ही, जिसके पास बहुत सारे पैसे हैं और जिसके अंदर खरीदने की कैपेसिटी है। यानी आपका लोकतंत्र गया। इससे पता चलता है कि हमारे देश का लोकतंत्र कितना भी महान क्यों ना हो, लेकिन वो कितना कमज़ोर है कि कोई भी कभी भी उसको काबू कर सकता है। अब बड़ा सवाल इस बात का है कि ये जो बड़े बड़े नेता, बड़ी बड़ी पार्टियां मोटा मोटा धन देके विधायक खरीद रही हैं, बिक क्यों रहे हैं इस पे भी आऊँगा। विधायक खरीद रही हैं तो भाई इनके पास पैसे कहाँ से आते हैं? ये धन आता कहाँ से है? नेताओं के पास इतना धन कहाँ से आता है? 100 करोड़, 1000 करोड़, 500 करोड़, 2000 करोड़, कोई सीमा ही नहीं है। ये जो पकड़ा जा रहा है ना, ये समझिए कि पूरे खजाने में से भूसे में सुई जितना भी नहीं है। इससे कहीं ज़्यादा पैसा नेताओं के पास बंद है। अब बड़ा सवाल इस बात का है कि ये पैसा आता कहाँ से है? तो आप चले जाओ बंगाल। बंगाल में आपने भी हाल में देखा कि क्या हुआ। उनके शिक्षा मंत्री के फ्लैटों से, और उनके शिक्षा मंत्री की एक महिला मित्र थी, उनके फ्लैट से करीब 52 करोड़ रुपए की बरामदगी हुई है। ये पैसा जो 52 करोड़ रुपए मिले हैं, ये पैसा टीचर्स की 75,000 शिक्षकों की बंगाल में भर्ती हुई थी, और आरोप लग रहा है कि शिक्षा मंत्री महोदय ने ये पैसा शिक्षक भर्ती में रिश्वत के तौर पे कमाया था। और जो बीजेपी की ब्रांच है वहाँ की बंगाल की, वो आरोप लगा रही है कि ये पैसा तो बहुत कम है, ऐसे पता नहीं कितने 52,000 करोड़ बरामद हो सकते हैं, क्योंकि 75,000 भर्तियां हुई हैं। अब ये पैसा जो नेताओं के पास अगर इतना आ रहा है कि एक झटके में 52 करोड़ रुपए बरामद हो जाते हैं, तो आप इसका एक पहलू और देखिए कि ये पैसा आता कहाँ से है। ऐसा नहीं होता कि नेता जाए और जाके पैसे लेके आ जाए, या एक एक मास्टर से पैसे वसूल कर रहा हो। इसके लिए संगठित गैंग होते हैं पूरे समाज में। वो उन लोगों को ढूंढते हैं जो आदमी पैसे देकर टीचर की नौकरी पाने के लिए लालायित हो। उन लोगों की पहचान करके, उन लोगों के नाम वगैरह पता करके उनसे पैसे लिए जाते हैं। वो पैसे किसी एक व्यक्ति को वो एजेंसियां देती होंगी, वो एजेंसी आगे पैसे देती है, और वो आगे पैसे जो है देती है तो अधिकारियों के पास जाते हैं। अधिकारियों के पास बहुत सारे पैसे इकट्ठे होते हैं तो ऊपर जाते हैं। अब आप कहेंगे कि अधिकारियों के पास पैसे, तो मैं आपको एक उदाहरण और बताता हूँ। अभी झारखंड में एक पूजा सिंघल थी अधिकारी, उनके सीए के पास से 17 करोड़ रुपए मिले थे। उनके सीए के घर से पूछताछ हुई है, मामला चल रहा है, जांच हो रही है। अब इन सब जांचों के बीच में आपको एक तस्वीर बहुत साफ हो रही होगी कि इस देश के अधिकारी, इस देश के दलाल, इस देश के नेता और दूसरे लोग जी भर के इस देश को लूट रहे हैं, और उनके पास धन की और संसाधनों की कोई कमी नहीं है। सरकार कर्जे में है, सारी सरकारें कर्जा ले रही हैं, केंद्र सरकार कर्जा ले रही है, और भारत के जीडीपी के 100% के बराबर कर्जा पहुंच गया है। यानी सारे बैंकों के खजाने से पैसे पहले सरकार के पास आता है, फिर सरकार उसको योजनाओं पे खर्च करती है, और जब योजनाओं पे खर्च करने की बारी आती है तो उसमें से राजीव गांधी ने कहा था कि 15% पैसा जनता के पास पहुंचता है। मैं अगर 50% का भी हिसाब लेके चलूँ तो ईमानदार था, बोल दिया। 50% भी अगर लेके चलूँ तो ये जो देश की जीडीपी का 50% पैसा करप्शन में जाया हो चुका है, देश के नागरिकों तक नहीं पहुंचा है। जो पुल या सड़क अपने घर के पास आप बनती हुई देखते हैं, इतना मान लीजिए जितने की सड़क बनी है, उसी तरह की एक सड़क किसी नेताजी, अधिकारी और बड़े दलालों के घर में, ठेकेदारों के घर में गई है। इस पूरी तस्वीर के बीच में आप एक चीज़ और देखिए कि ये जो एजेंसियां हैं जो पैसे बरामद कर रही हैं, सब कर रही हैं, तो आपको लगता होगा भाई ये तो बहुत ईमानदार है। इनका भी सिलेक्टिव इस्तेमाल होता है।
झारखंड का एमएलए बिक रहा है, उसको रोकना है तो बंगाल की पुलिस रास्ते में गिरफ्तार करके पैसे बरामद कर लेती है। ये एक राजनीतिक दांवपेच है। उस पुलिस को भी इससे कोई लेना देना नहीं है कि देश में करप्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। जो पकड़ने के लिए आए थे थानेदार साहब, हो सकता है कि वही जाके कुछ देर में किसी और चीज़ पे पैसे वसूल कर रहे हों। लोगों को पीट के, तड़पा के, उनकी जान लेके, कई मामलों में हिरासत में मौत आती है, अनावश्यक टॉर्चर आता है, किसी की गाड़ी उल्टा दी जाती है। वो सब करके पैसे बनाने वाली पुलिस से आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि ईमानदारी से सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए बरामद कर लेगी, जब तक कि ऊपर से कुछ ना हो। तो झारखंड की सरकार ममता बनर्जी संभाल लेती हैं, और वहीं पे बंगाल की सरकार, वहाँ पे सब पुलिस सेटअप सब कुछ अगर नहीं हो, अगर वहाँ जाके विधायक और सब लोग सुरक्षित ना रहते हों गुवाहाटी में जाके, तो वहाँ पे इस तरह का इंतज़ाम क्यों हो? यानी वहाँ का सिस्टम वहाँ के नेताजी के खेल की सेवा में लगा हुआ है, यहाँ का सिस्टम यहाँ के नेताजी के खेल की सेवा में लगा हुआ है। और इस सिस्टम में जो बड़े मोहरे हैं, जो अधिकारी लोग हैं, जो पूजा सिंघल टाइप के लोग हैं, ऐसे लाखों लोग हैं हिंदुस्तान में जिनके पास मोटी 20, 40, 50, 60 लाख, 100 करोड़, ये माना जाता है कि एवरेज 100 करोड़ है एक ठीक ठाक अधिकारी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ टॉप IAS अफसर, एक ठीक ठाक अधिकारी 100 करोड़ रुपए कमा के रिटायर होता है, ठीक ठाक अधिकारी। ये बहुत सामान्य है। अब आप बताइए कि इस पूरे के पूरे घटनाक्रम के बीच में अब दोबारा आ जाते हैं सिलेक्टिवनेस पे। ईडी अगर छापा मारती है और पार्थ चटर्जी के घर से उसको रुपया मिलता है, तो उसकी वीडियो बाहर कैसे आ जाती है? झारखंड का कांग्रेस एमएलए अगर पकड़ा जाता है तो उसकी नोट गिनते हुए फ़ोटो कैसे आ जाते हैं? हमने हमेशा सुना कि इसके इनकम टैक्स का छापा पड़ा है तो दूर से फोटोग्राफर कैमरामैन खड़ा रहता था, उस बिल्डिंग को बाहर से दिखाता रहता। यही टीवी पे देखा ना आपने, हमेशा बिल्डिंग की फ़ोटो दिखाता रहता था। अब एक अधिकारी बाहर गया तो रिपोर्टर बोलता देखो अभी एक अधिकारी बाहर आया है, इससे बात करने की कोशिश करते हैं, फिर वो अधिकारी कुछ नहीं बताता था, चला जाता था, क्योंकि जाँच पोशीदा होती थी, सीक्रेट होती थी। लेकिन इस मामलों में जाँच भी पॉलिटिकल एंगल से होने लगी है। अगर आप पार्थ चटर्जी के शिक्षा घोटाले की तस्वीरें और नोटों की तस्वीरें मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए वायरल कराएंगे तो आपको पॉलिटिकल गेन होगा, इसलिए आप सत्ता के उस पूरे सिस्टम का अपने लिए उपयोग कर रहे हैं। वो हर जगह होता है और ज़्यादातर लोग करते हैं। आजकल थोड़ा सा चलन बढ़ गया है। अब ये सवाल जो मैंने शुरू में कहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों बिकने को विधायक तैयार बैठा है। आप A से लेके Z तक सारी पार्टियां देख लीजिए। 2-4 पार्टियों को एक्सेप्शन के तौर पे छोड़ता हूं, वरना अभी कमेंट में लोग लिखेंगे साहब वो तो ऐसा नहीं करते, वो तो ऐसा नहीं करते। लेकिन जितनी बड़ी पार्टियां, समृद्ध पार्टियां, जिनकी सरकारें हैं, जिनके पास बहुत धन है, उन पार्टियों की बात करता हूं। उनका टिकट लेने आप जाते हैं, आप कहते हैं, कई लोग लिखते हैं मेरे कमेंट में कि भाई आप प्रधानमंत्री बन जाओ। मैं उनसे कहता हूँ अपने जैसे 25 करोड़ ढूंढ लाओ, फिर बन जाएंगे अपन। तो प्रधानमंत्री तो छोड़िए, मुझे वार्ड मेंबर का भी टिकट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? ये आप सब जानते हैं कि मेरी कोई इलेक्शन लड़ने की कोई कैपेबिलिटी नहीं है, ना मेरा ऐसा कोई जनाधार है। लेकिन फिर भी मैं जानता हूँ मुझे नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि जब भी टिकट मिलता है, आप अखबार में एक चीज़ पढ़ते होंगे, अखबार में छपता है कि विनेबिलिटी क्राइटेरिया है, यानी कौन आदमी चुनाव जीत सकता है, भले ही वो कुलदीप सिंह बलात्कारी विधायक हो या टेनी साहब हो जो दम के साथ बात करते हैं स्टेज पे और उसी चुनौती का पालन करते हैं। उनका बेटा किसानों पे चला देता है गाड़ी, या कोई और बाहुबली हो, ये बली हो, वो बली हो, सिर्फ विनेबिलिटी फैक्टर। आप भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के या किसी और पार्टी के, समाजवादी पार्टी के कर्तव्यनिष्ठ और उसकी विचारधारा से गहरे जुड़े हुए कार्यकर्ता भले ही क्यों ना हो, आपको टिकट नहीं मिलेगा। टिकट उसको मिलेगा जो चुनाव जीत सकता है, और चुनाव जीतने की जो काबिलियत है वो है साम दाम दंड भेद, जो पैसा पानी की तरह बहा सके। चुनाव में दारू की बोतल बांटते हैं, और जब मजदूर मर के जा रहा था यहाँ पे हिंदुस्तान में, लॉकडाउन लगा दिया तो पकड़ पकड़ के बंद कर रहे थे, उसको एक रोटी नहीं दे रहे थे, वो हमारे आपके जैसे लोगों ने दी थी। जो दारू बांट सके, जो रुपए बांट सके, जो गोली चलवा सके, किडनैपिंग करवा सके,
कैंडिडेट को ज़बरदस्ती बिठा सके, उसको कहते हैं विनेबिलिटी। और बेशर्मी के साथ इस देश का हर बड़ा पॉलिटिशियन इस बात को कहता है कि टिकट बंटवारे में विनेबिलिटी एक क्राइटेरिया है। अब जो आदमी पैसे खर्च करके चुनाव जीतने का आदी हो, वो जनप्रतिनिधि थोड़ी होगा, वो तो व्यापारी होगा ना। और जब उस आदमी को थोड़ा बेहतर डील मिलेगी, डील खिसक लेगा। फिर आप बोलते हो कि ये गद्दार है। गद्दार क्यों भाई? पैसे देख के आपने टिकट दिया, पैसे बेच कर उसने वो चल दिया अपने आप को बेचने के लिए। हावड़ा में पकड़ लिया, ठीक है। महाराष्ट्र वालों को उद्धव ठाकरे बेचारे भले आदमी थे, मतलब वो चालू नहीं थे, नहीं पकड़ पाई, चली गई सरकार। ऐसी सरकारें आती जाती रहती हैं। फिर ये क्या सवाल आता है कि भैया जब इस तरह से हो रहा है तो लोकतंत्र में हमारा क्या रोल रह गया? हमारे वोट देने से कोई फ़र्क पड़ा क्या? हमने किसको वोट दिया, इससे क्या फ़र्क पड़ा? क्योंकि आपको जो 4 जो ऑप्शन मिलेंगे अपने इलाके में, वो चारों विनेबिलिटी वाले होंगे। किसी के ऊपर मर्डर का चार्ज होगा, कोई बिरादरी के तौर पे एक बढ़िया सा कॉम्बिनेशन रखता होगा कि साहब जहाँ पे ए बिरादरी के लोग बहुत ज़्यादा हैं और ये ए बिरादरी का आदमी है, इसको ही वोट मिलेगा। कोई किसी धर्म के नाम पर इकट्ठा कर रहा होगा, कोई जात के नाम पे इकट्ठा कर रहा होगा। वो विनेबिलिटी देख के ही आपके पास 4 ऑप्शन मिलेंगे, इन 4 में चुन लो। जिसको भी आप बेहतर समझ के चुनोगे, आपने पार्टी की उसकी विचारधारा पे चुन लिया, मान लिया भाई इस पार्टी की विचारधारा बहुत अच्छी है, इससे मैं प्रभावित हूँ, चुन लिया। कल दूसरी पार्टी में चला जाएगा वो। क्यों चला जाएगा? क्योंकि इस देश में पार्टी सिस्टम है और विनेबिलिटी के बेसिस पे लोगों को टिकट मिलते हैं। हमारे भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी कमी बन के उभरा है पार्टी सिस्टम। पार्टियों ने अलग अलग जगहों पे, अलग अलग स्तरों पे लोकतंत्र पे कब्जा कर लिया है। उन्हीं विधायकों और उन्हीं सांसदों के इस्तेमाल से, उन्हीं मंत्रियों के इस्तेमाल से पार्टियां ब्लैकमेलिंग करके, दबाव डाल के, भ्रष्टाचार करके मोटा पैसा कमाती हैं। उसी पैसे से वो जनप्रतिनिधियों को खरीदती हैं और यही पार्टियां बैठ के संसद में कानून बनाती हैं कि जनप्रतिनिधि वो करेगा जो हम कहेंगे, हम नहीं चाहेंगे तो नहीं कर सकता। दल बदल कानून बना देंगे, दूसरी चीज़ें बना देंगे ताकि तू हमारा है, हमारे पास ही रहेगा, कहीं जाएगा नहीं। भाई हमने तेरे को टिकट दिया था। ये समस्या है। जिन जिन देशों में ये पार्टी सिस्टम बाद में पैदा होता है, जब जनता अपने प्रतिनिधि को चुन लेती है उसके बाद में, और पार्टी की भूमिका सिर्फ विचारधारा के स्तर पर रहती है, वहाँ पे लोकतंत्र तब भी थोड़ा मजबूत रहता है। क्योंकि सांसद को लगता है कि मैं जो कुछ हूँ वो जनता के कारण। आज सांसद को लगता है मोदी जी की लहर में मैं निकल जाऊँगा, मोदी जी के नाम पर वोट मांग लूँगा, तो वो आपको कद्दू सुनेगा। आपके घर के आगे अगर अग्निकुंड बन रहा होगा, आप रोते रह जाना। अगर उनके नेताजी का आदेश है तो वो बनेगा। ये है लोकतंत्र और ये है कड़वी हकीकत। तो कुल मिला के ये जो 2-4 उदाहरण आसपास के हमने देखे हैं ना, ये सब उदाहरण एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं कि इस देश में एक मलाईदार परत है, एक चोरों का गिरोह है, एक गैंग है, एक एलीट क्लास है जो आपस में एसोसिएटेड है, एक दूसरे से बंधे हुए हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को जायज़ और नाजायज़ लाभ पहुंचाते हैं और आम जनता का शोषण करते हैं। जनता के पैसे, देश की संपत्ति, देश के पैसे लूटते हैं और उस पैसे से राज करते हैं। ये है हकीकत जो बार बार अनेक उदाहरणों से सिद्ध होती है। उम्मीद करता हूँ उस वीडियो में आपको कुछ कड़वा लगा होगा और ये कड़वा मैं जानता हूँ कि वो चॉकलेट की कड़वाहट होती है, वैसा होगा जो आपको कड़वा भी स्वादिष्ट लगा होगा, क्योंकि ये इस देश के लिए ज़रूरी है। और हमारे जैसे लोग जो खुलकर सीधे बात करते हैं वो भी इस देश के लिए ज़रूरी हैं। उन लोगों को ताकत देने के लिए आप अपनी तरफ से जो मदद कर सकते हैं वो करें। और अगर आप कुछ धन देना चाहें, सपोर्ट करना चाहें, हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में है, उसके ज़रिए भुगतान कर सकते हैं। QR कोड भी स्क्रीन पर दिखाई देगा, उससे भी स्कैन कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल से जोड़ना भी एक तरह का मदद का कार्य, सपोर्ट का कार्य है, वो भी ज़रूर करें। नमस्कार, जय हिंद।